जी, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट और फिर हम लोग आर्टीरियल डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने ये रेंजेस लिखवानी है कि जो आपकी एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स होती है, जिसको हम लोग यूजुअली ABI से डिनोट करते हैं, इसकी डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या इंडिकेट करती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो इसका रेशो होता है वो 1 होता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर 1 से ज्यादा या कम हो तो फिर क्या होगा? अगर 0.90 से कम है, ठीक है, 1.9 से लेके और जो पॉइंट, मैं आपको चले इसको एक सेकंड अरेंजमेंट में लिखवाता हूँ। सबसे पहले ये देखें कि अगर 0.90 से कम है तो ये इंडिकेट करता है कि उस बंदे को पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है। नंबर 2, अगर 0.91 से लेके 0.99 तक है तो ये इंडिकेट करता है कि वो पेशेंट प्री डिस्पोज्ड है, बॉर्डर लाइन केस है, उसको आर्टीरियल डिजीज आगे हो सकती है कुछ दिनों के अंदर। नंबर 3, अगर 1.00 से लेकर 1.40 तक है तो दिस इंडिकेट्स कि उस पेशेंट को वो पेशेंट नॉर्मल है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर 1.40 से ज्यादा है तो फिर आप लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि नॉन कंप्रेसिबल आर्टरीज का कंसर्न होता है। ठीक है, यानी कि फिर आप लोग ये देखते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस को सस्पेक्ट करते हुए आप लोग ये देखते हैं कि नॉन कंप्रेसिबल आर्टरीज हैं, यानी कि उनके अंदर ऐसी चेंजेस आई हैं कि वो कंप्रेस ही नहीं हो पा रही। ठीक है, ये पूरी की पूरी एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स है, जिसके अंदर हम लोग ऊपर एंकल का ब्लड प्रेशर रखते हैं और नीचे की तरफ ब्रेकियल, और इसका फिर रेशो निकालते हैं। चलो, अब हमने ये कर लिया, अब आर्टीरियल डिसऑर्डर्स करते हैं। प्लीज 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। मैं आर्टीरियल डिसऑर्डर्स का चैप्टर बेले से आप लोगों को करवाने लगा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पहला डिसऑर्डर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज आर्टीरियल स्टीनोसिस एंड ऑक्लूजन। ठीक है, और बच्चे सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि जो यूजुअली आर्टीरियल डिसऑर्डर होते हैं ये डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे लोअर लिम्ब को इन्वॉल्व कर सकते हैं तो क्लॉडिकेशन हो जाएगी, ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे तो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक और स्ट्रोक हो सकता है, किडनी को इन्वॉल्व करेंगे तो हाइपरटेंशन हो सकती है, डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन इनके अंदर होती है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का मतलब है वक्फे से एपिसोडिक पेन, कभी होना कभी ना होना, और यूजुअली वो कब होती है बच्चे? वॉकिंग के साथ होती है। दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए कि जब पहला कदम हम रखते हैं, जैसे ही जमीन पे पहला कदम रखते हैं तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर ये पेन यूजुअली नहीं होती। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, फर्स्ट स्टेप पे पेन नहीं होती। जो फर्स्ट स्टेप पे पेन होती है यूजुअली वो कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तीसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि ये स्टैंड स्टिल करने के साथ रिलीव हो जाती है। ये वाली चीजें बच्चे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मतलब ये स्टैंड स्टिल करने से ठीक होती है, लेकिन फिर ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो स्टैंड स्टिल कर भी लो तो आपको पेन से रिलीफ फील नहीं होता? दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए जिसके अंदर स्टैंड स्टिल करने पे भी आपको पेन होता रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, स्टैंड स्टिल पेन परसिस्ट। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, अगर किसी बंदे को नर्व कंप्रेशन हो। अब नर्व कंप्रेशन किस वजह से हो सकती है? डिस्क की वजह से। ठीक है, डिस्क स्लिपेज की वजह से। नंबर 2, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और नंबर 3, स्पाइनल स्टीनोसिस। इन तीनों कंडीशंस के अंदर बचे आपकी नर्व कंप्रेस हो जाए अगर, तो आपको पेन सिवियर किस्म का होता है। दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो पेन होता है यूजुअली इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का, वो मोस्ट कॉमनली कहां पे होता है? तो ये आपका एक एमसीक्यू है। मोस्ट कॉमनली इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का पेन जो होता है वो इन्वॉल्व करता है सुपरफिशियल फेमोरल आर्टरी को। ठीक है, और काफ के अंदर, ये आपने याद रखना है। और दूसरी बात, 70% केसेस के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। जब ये इस आर्टरी को इन्वॉल्व करता है तो फिर नीचे की तरफ काफ का जो ब्लड सप्लाई होता है उसके अंदर वो प्रॉपरली नहीं जाता। एक और चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम होता है लीरिशिस सिंड्रोम। ठीक है, लीरिशिस भी पढ़ते हैं, लीरिशिस भी पढ़ते हैं। लीरिशिस सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर बटक की क्लॉडिकेशन होती है, बटक के मसल्स के अंदर सिवियर किस्म का पेन होता है अलोंग विद एसोसिएटेड सेक्सुअल इम्पोटेंसी। ठीक है, और सेक्सुअल इम्पोटेंस जो होती है उसका कॉज जो होता है वो वास्कुलर डिजीज बनती है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारे एचओडी ने खुद हमसे वाइवा में, मतलब मुझे याद है कि मेरी बे के अंदर दो ये चीजें पूछी थी। एक लीरिशिस सिंड्रोम पूछा था एक बच्ची से, और मुझसे पूछा था गिलमोर्स ग्रोइन। गिलमोर्स ग्रोइन क्या होती है ये आप लोग पढ़ेंगे मेरे ख्याल से हर्निया वाले चैप्टर में दी हुई है, या फिर जो स्पोर्ट्स वाला चैप्टर है
ऑर्थोपेडिक का उधर दी हुई है, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन दी हुई है बस कहीं, ठीक है। डक्टल लॉन्गस की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये मैं फिर बाद में बताऊंगा, अभी हम लोगों ने हर्निया इधर थोड़ी करना है। अच्छा, उसके बाद बच्चे ये देखो कि जो आपका इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के अलावा आर्टीरियल स्टेनोसिस के अंदर रेस्ट पे भी पेन हो सकता है। जो मैंने आपको पहले फीचर्स बताए थे वो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के थे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आर्टीरियल डिसऑर्डर्स में और कौन सा पेन हो सकता है। तो रेस्ट पेन भी हो सकता है, ठीक है, जो कि अच्छा, जो कि फुट को एलिवेट करने से बढ़ भी सकता है। ये मैं आर्टीरियल डिसऑर्डर्स के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। इसके अलावा अल्सरेशन हो सकती है इन डिसऑर्डर्स के अंदर, और कलर चेंजेस आ सकती हैं। अब कलर चेंजेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर बताता चलूं कि अगर किसी बंदे का को आर्टीरियल डिजीज है तो हम लोग उसका एक बहुत कॉमनली टेस्ट करते हैं, जो कि आप लोगों के जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है, दैट इज कैपिलरी रीफिल टेस्ट। कैपिलरी रीफिल टेस्ट बच्चे एक्चुअली ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक बंदे का बिग टो है और इसके ऊपर इसके ये नेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी टोज पे भी नेल्स प्रेजेंट है, तो हम एक टो को दबा के रखते हैं तकरीबन 5 to 10 सेकंड्स के लिए। हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतना ज्यादा लंबी देर के लिए नहीं दबाते, वैसे 10 सेकंड्स के लिए इसको दबा के रखना चाहिए। जब आप उस नेल को प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल पेल हो जाएगा 10 सेकंड्स के लिए। और यूजुअली बच्चे क्या होता है कि जब आप उस पे से अपना हाथ उठाते हैं, प्रेशर को रिलीव करते हैं, तो 2 to 3 सेकंड्स के अंदर उसका जो रूबर होता है, यानी कि उसका जो रेड कलर होता है, जो उसका एरिथेमेटस कलर होता है, वो वापस आ जाता है, कैपिलरी रीफिल हो जाती है। लेकिन अगर एक बंदे को आर्टीरियल डिसऑर्डर है तो ये 2 to 3 सेकंड वाला टाइम प्रोलॉन्ग होकर 10 सेकंड बन जाएगा। यानी कि अगर आप उसके अंगूठे से प्रेशर डालने के बाद प्रेशर हटाएंगे तो कम से कम 10 सेकंड लगेंगे उसके ब्लड फ्लो को नेल में बहाल होने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो आर्टीरियल डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनके अंदर जो पल्स होती है वो डिक्रीज हुई होती है या एब्सेंट हो सकती है। और यूजुअली जो हम लोग पल्सेस पैल्पेट करते हैं, लोअर लिम्ब की तो सारी की सारी करनी चाहिए, फेमरल भी, पॉप्लिटियल भी, पोस्टीरियर टिबियल भी, डॉर्सालिस पीडस भी। लेकिन अगर आपने डिस्टल पल्स पाल्पेट किया है तो वो भी अच्छा काम करेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपको एक मशीन मरमर सुनाई दे, यानी कि आपको जो पेशेंट है उसकी वेसल के ऊपर आवाज सुनाई दे ऑस्कल्टेशन पे, उसको हम कहते हैं मशीनरी मरमर। मशीन मरमर या मशीनरी मरमर आप लोगों ने दो जगहों पे पढ़ा है। एक तो आप लोगों ने पढ़ा है पीट्स के अंदर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस में, और दूसरा बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आर्टीरियो वीनस फिस्टुला अगर पेशेंट के अंदर डेवलप कर जाए, ठीक है। एक और चीज मैं आपको ये बता दूं अगर अक्सर औकात हमारे सर्जरी के वार्ड में ऐसे पेशेंट्स भी मौजूद होते हैं जो कि डायलिसिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो डायलिसिस वाले पेशेंट्स जो होते हैं बच्चे, उनके अंदर हम लोगों ने आर्टीरियो वीनस फिस्टुला क्रिएट किया होता है डायलिसिस के लिए, तो उनके अंदर आपको मरमर सुनाई देता है। एग्जामिनर आपसे, अगर आपका पेशेंट डायलिसिस वाला प्रेजेंट है तो एग्जामिनर आपसे लाजमी ये सवाल पूछेगा, भाई इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स बताओ। अब आप क्लिनिकल फाइंडिंग्स तो सारी बताएंगे, लेकिन अगर आप ये नहीं कहते कि सर मुझे इसके अंदर मशीनरी मरमर भी मिला है जो कि आर्टीरियो वीनस फिस्टुला की वजह से मिला है, जो कि डायलिसिस की वजह से क्रिएट किया गया है, तो वो इस केस में नॉर्मल है, ठीक है। तो आपने ये लाजमी अपने जीपीई के अंदर फाइंडिंग बतानी होती है, आप लोग इसको मिस नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो नेक्स्ट इसके बाद मतलब आर्टीरियल पल्सेशंस, और इसके बाद तो आप लोग ये देखें कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि हमें करवानी पड़ती हैं इस केस के अंदर, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स का भी बताता चलूं। अगर एओटो आइलिक ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, एओटा या आइलिया जो आपकी आइलिक आर्टरी होती है, कॉमन आइलिक आर्टरी या उसकी फर्दर जो ब्रांचेस हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो क्लॉडिकेशन का पेन होगा वो बटक्स के अंदर, वो थाइस के अंदर और वो काफ्स के अंदर, तीनों जगह पे जाएगा, ठीक है। और दोनों लिम्स के अंदर फीमोरल पल्सेस और जो आपकी डिस्टल पल्सेस होंगी ये एब्सेंट होंगी, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर सिर्फ आइलिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट होती है, वरना इस केस में बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट है दोनों तरफ की। आइलिक ऑब्स्ट्रक्शन में सिर्फ यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट है जो कि इन्वॉल्व कर सकती है या तो सिर्फ थाई को या सिर्फ काफ को। बटक के अंदर कम ही इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। बटक की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कॉमन होती है एओटो आइलिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर।
नंबर 3, अगर फीमोरोपोप्लिटियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर भी यूनिलैटरल ही इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो कॉमन होती है दैट इज यूजुअली कॉफ के अंदर पेन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें जो बिल्कुल आखिर में हो, उसके अंदर आपको मतलब डॉर्सालिस पीडियस आर्टरी फॉर एग्जांपल अगर मिल रही है तो फिर आपको फुट का पेन सिर्फ ज्यादा प्रोनाउंस्ड मिलेगा, बाकी जगहों का पेन जो है वो आपको इतना ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलेगा। अगर मैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस की बात करूं बच्चे, तो आप 2-3 तरह की इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। पहले आप लोग उनके नाम लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको आप लोगों को क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात यह कि इन्वेस्टिगेशन हम लोग कुछ जनरल करवाते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे करवाते हैं स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है इसके ऊपर नंबर 1 पे आ जाता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ब्लड फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए कि ब्लड फ्लो की स्पीड क्या है, किस सिम्प में है, कहाँ जा रहा है। नंबर 2 पे आ जाता है डुप्लेक्स, ठीक है, और मतलब डुप्लेक्स जो होता है स्कैनिंग वो आ जाता है। और नंबर 3 के ऊपर आ जाता है एंजियोग्राफी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये समराइज कर दूं, जो आप लोगों का जनरल एग्जामिनेशन होता है बच्चे, उसके अंदर आप लोग ये सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स हुए क्यों है, कहीं वो डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, किसी की और किस्म की और बीमारी का शिकार तो नहीं है। तो आप उसकी वो सारी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जैसे फुल ब्लड काउंट हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गई, रीनल फंक्शन टेस्ट हो गए, ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गए, इसके अलावा ईसीजी हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप इसके अंदर करवाएंगे। अच्छा, डॉपलर की अगर बात की जाए बच्चे, तो डॉपलर के मुतालिक आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह पता होनी चाहिए कि ये अल्ट्रासाउंड का जो सिग्नल होता है उसको यूज करता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव के सिग्नल को यूज करता है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर बात कर दूं, हमें हमारे प्रॉफ के अंदर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया था कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड का प्रिंसिपल लिखें कि ये किस बेस के ऊपर वर्क करता है। आप सब लोग एफएससी की फिजिक्स के अंदर ये वाला प्रिंसिपल पढ़ के आए हुए हैं कि डॉपलर शिफ्ट जो होता है बेसिकली उसको डिटेक्ट करता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और डॉपलर शिफ्ट क्या होती है? डॉपलर शिफ्ट ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर आरबीसी ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स आपने दी हैं वो जाके हिट करती हैं डिफरेंट आरबीसीज को, हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। जब वो हिट करती हैं तो उनकी एक तरह की इनिशियल फ्रीक्वेंसी होती है, जो वो हिट बैक करती हैं वापस आती हैं मशीन के पास, तो उनकी फाइनल या टर्मिनल फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो उनकी दो फ्रीक्वेंसीज के अंदर डिफरेंस आता है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी और एंड वाली फ्रीक्वेंसी, या आप ये कह लें कि रिफ्लेक्ट की जो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये जिसकी बेस पे उसने इंसिडेंट किया, स्ट्राइक किया आरबीसी को, और नंबर 2 पे जो रिफ्लेक्टिंग फ्रीक्वेंसी है जो कि आरबीसी को टकराने के बाद गई है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ये डिटरमिन करता है कि ब्लड फ्लो कैसा है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ जाता होता है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे इसकी जो फर्दर डिटेल है तो उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग टेक्नीशियन नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल आर्टरी होती है तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड उसका सिग्नल क्या देता है? ट्राइफेजिक सिग्नल नॉर्मल आर्टरी का, जिसके अंदर कोई ऑस्टिनोसिस या ऑक्लूजन वगैरह नहीं हुआ होता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और डॉपलर अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही हम लोग एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स का अंदाजा लगा सकते हैं, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। दूसरी चीज बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि हम लोग एक और स्कैन करते हैं दैट इज नोन एज डुप्लेक्स स्कैनिंग, जो कि बी मोड का अल्ट्रासाउंड यूज करता है। आई के अंदर भी आप लोग पढ़ के आए हैं ए स्कैन और बी स्कैन। जो ए स्कैन होता है यूजुअली वो 2D यानी कि 2 डायमेंशनल स्टडी को कहते हैं, जो बी स्कैन होता है उसको यूजुअली हम लोग 3 डायमेंशनल स्टडी को कहते हैं, ठीक है। तो जो डुप्लेक्स स्कैनिंग है वो 3 डायमेंशनल स्टडी है वेसल की, और बहुत अच्छी है, और डॉपलर शिफ्ट का ही प्रिंसिपल यूज करते हुए ये भी चलती है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो डुप्लेक्स स्टडी होती है वो ज्यादा मतलब एफिशिएंट है, ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर्ड टू डॉपलर अल्ट्रासाउंड। आप लोग बेसिकली ये कहें कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है इट इज एन अम्ब्रेला, और इस अम्ब्रेला या आप ये कह लें कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक बहुत बड़ा दरख्त है, जिसकी एक टहनी जो है, जिसकी एक ब्रांच जो है वो डुप्लेक्स स्कैनिंग है, और वो बहुत रिफाइंड ब्रांच है, ठीक है। यह आपने याद रखना है। अगर इन दो केसेस से भी ना डिटेक्ट हो पाए, वेसल के अंदर कोई डिजीज ना डिटेक्ट हो पाए, या क्लिनिकल सस्पिशन कहता है कि नहीं हमें बाकी चीजों को भी ऑब्जर्व करना चाहिए या बाकी पैथोलॉजी को भी देखना चाहिए, तो फिर आप लोग तीसरी इन्वेस्टिगेशन पर जाते हैं दैट इज नोन एज
एंजियोग्राफी। अब मैं आपको ये एक बात क्लियर कर दूं, प्लीज अपने प्रॉफ में जब आप लोग हेडिंग्स लिखें तो ये वाली हेडिंग्स लिखिएगा, जनरल, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में फर्दर आपने हेडिंग देनी है नॉन इंटरवेंशनल, ठीक है, और फिर आपकी दूसरी हेडिंग होगी इंटरवेंशनल। तो एंजियोग्राफी इज बेसिकली एन इन्वेसिव प्रोसीजर या इंटरवेंशनल प्रोसीजर जिसके अंदर आपको वेसल को ब्रीच करना पड़ता है। इसके अंदर होता क्या है बच्चे, बेसिकली होता ये है कि हम लोग एक कैथीटर के थ्रू अप्रोच करते हैं आर्टरी को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमने फेमरल आर्टरी को अप्रोच किया है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं कि काफ के अंदर कोई आर्टरी है जो इसके अंदर हमें जो ये है ऑक्लूजन है या एथेरोस्क्लेरोसिस वो सस्पेक्टेड है, तो मैं एक कैथीटर यूज करूंगा, परक्यूटेनियस कैथीटर। परक्यूटेनियस कैथीटर यानी कि स्किन से डायरेक्टली मैं वेसल के अंदर एंटर करूंगा, और इस कैथीटर के लिए जो टेक्निक यूज होती है इसका नाम आपको लाजमी आना चाहिए, दैट इज नोन एज सेल्डिंजर्स टेक्निक, ठीक है। प्लीज इसको याद कर लीजिए, क्यों? क्योंकि सेल्डिंजर्स टेक्निक के नाम पे बेसिकली सेल्डिंजर का एक कैथीटर होता है, बहुत बारीक सा एक ट्यूब होती है जिसके जरिए हम लोग फेमरल आर्टरी में और आगे डिस्टली बाकी आर्टरीज के अंदर भी हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। तो फिर हम लोग कैथीटर डालने के बाद डाई को इंसर्ट करवाते हैं। जो डाई होता है वो रेडियो ओपेक डाई होता है, वो आपके सारे के सारे वास्कुलेचर को रंग देता है, उसको कलर कर देता है, सिवाय उस पॉइंट के। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि अगर ये एक आर्टरी है, ये इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो जो आपका डाई, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ऑक्लूजन है, तो जो आपका डाई होगा वो सारे का सारा इस वेसल के अंदर फैल जाएगा, सिवाय इस पॉइंट से आगे यहाँ पे वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्लूजन है, यहाँ पे वो कैसे जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एंजियोग्राफी कहते हैं, और एंजियोग्राफी को हम लोग ऐड ऑन करने के लिए इसके लिए हम लोग साथ सीटी और एमआरआई को भी यूज कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस बच्चे आप लोगों ने देख ली, उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसकी जनरल मैनेजमेंट है वो क्या है। मैनेजमेंट की बच्चे अगर बात की जाए तो दो तीन तरीके की है। एक तो है जनरल मैनेजमेंट, दूसरी जो बच्चे ऑब्वियसली इसकी जो मैनेजमेंट है दैट इज ड्रग्स, यानी कि स्पेसिफिक मैनेजमेंट जिसके अंदर आप लोग ड्रग्स दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी एक और मैनेजमेंट है दैट इज ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक के अंदर आप लोग फर्दर टू हेडिंग्स दे सकते हैं। एक तो है आपकी ड्रग्स और दूसरी है बच्चे इसके अंदर ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ऑपरेटिव मैनेजमेंट में आप लोग फर्दर हेडिंग दे सकते हैं कि एक तो इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं ट्रांसलुमिनल एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग, ठीक है। ट्रांसलुमिनल एंजियोप्लास्टी, ये एंजियोग्राफी नहीं है, आपने याद रखना है, और साथ ही साथ स्टेंटिंग आप कर देंगे। दूसरी चीज बच्चे जो आप इसके अंदर कर सकते हैं, बस यही वाला एक प्रोसीजर, बल्कि आप लोग याद रखें यही वाला काम आएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे ये देखें, मैं आप लोगों को इसके अंदर डिटेल फर्दर बता दूं कि आप लोगों ने क्या क्या मेंशन करना है। जनरल की अगर बात की जाए बच्चे, सबसे पहली बात ये एक्सरसाइज को लाइफ में इनकलकेट किया जाए ऐसे पेशेंट की, खास तौर पे और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की भी, जो कि आर्टीरियल डिसऑर्डर्स के साथ सफर करने की टेंडेंसी रखता है। नंबर 2, उसको पेन रिलीफ किया जाए उसका, ठीक है। नंबर 3, उसकी स्मोकिंग की आदत को कम किया जाए। नंबर 4, उसका जो बच्चे लाइफ स्टाइल है, जो डाइटरी उसकी मॉडिफिकेशन है, डाइट को मॉडिफाई किया जाए, ठीक है। अगर वेट बहुत ज्यादा है तो उसका वेट लॉस के ऊपर तवज्जो दी जाए। ये आपके सारे जनरल फैक्टर्स हो गए। उसके बाद बच्चे अगर ड्रग से रिलेटेड फैक्टर्स पे बात करूं तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि यूज की जा सकती हैं। सबसे पहले तो आप लोग वो वाली ड्रग दें जो कि उसकी कोमॉर्बिडिटीज को ट्रीट करें, यानी कि हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट ड्रग्स उसको दें, ठीक है। दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर वो पेशेंट हाइपरलिपिडीमिक है तो उसको आप लोग स्टैटिन दे सकते हैं, ठीक है, फाइब्रेट्स दे सकते हैं उसके लिपिड लेवल को कम करने के लिए। स्पेसिफिक ड्रग के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग आती है दैट इज एंटीप्लेटलेट ड्रग, ताकि उसके अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो, जिसके अंदर हम लोग कॉमनली बच्चे 75 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रिल भी दे सकते हैं 75 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से उन लोगों में जो कि एस्पिरिन इनटॉलरेंट होते हैं। एस्पिरिन इनटॉलरेंट कौन लोग होते हैं? मैं ये आपका वाइवा का एमसीक्यू का क्वेश्चन है, वाइवा का क्वेश्चन है, क्विज का क्वेश्चन है आज का, मुझे लेक्चर के एंड पे बताना है। मुझे किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं आता, क्यों? आप लोग क्यों नहीं बताते आंसर बच्चे? मुझे आज आप लोगों ने बताना है कि एस्पिरिन इंटॉलरेंट लोग कौन होते हैं, बगैर गूगल पर सर्च किए हुए आपने मुझे चैट बॉक्स में बताना है। लेक्चर के एंड पे मैं पूछूंगा आप लोगों से,
अगर मुझे याद ना रहा तो कोई बच्चा मुझे याद करवा दे, और आप लोगों ने अपनी 4th ईयर की नॉलेज की बेस पे बताना है। चलो जी, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट अगर हम लोग आए ट्रांसलुमिनल एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के ऊपर, बच्चे इसकी डिटेल में, इसके प्रोसीजर की डिटेल में जाने की कतई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब वो बेसिक आइडिया क्या है वो मैं आप लोगों को खुद यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि जो ट्रांसलुमिनल एंजियोप्लास्टी होती है ये हम लोग परक्यूटेनियसली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि स्किन के ऊपर से परफॉर्म करते हैं, स्किन के थ्रू हम लोग इन्वेट करते हैं। नंबर 2, जो यूजुअली हम लोग आर्टरी चूज करते हैं इन्वेट करने के लिए, दैट इज फेमरल आर्टरी। फेमरल आर्टरी के अंदर जाते हैं, उसके बाद बाकी वास्कुलेचर के अंदर हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि हम लोग गाइड वायर यूज करते हैं, जिसके जरिए हम लोग मतलब अंदर की तरफ वेसल के अंदर जानते हैं, ठीक है। तीसरी चीज बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि जो गाइड वायर होती है, गाइड वायर बेसिकली क्या होती है, जो कि आपका रास्ता गाइड करे, आपको पाथवे तक जाने के लिए हेल्प करे। यहाँ पे देखें, मैं आपको पूरे का पूरा ये एक सिस्टम शो करता हूँ। ये एक आर्टरी है, ये इसकी ब्रांच है, ठीक है, ऐसे करके फिर ये इसकी फर्दर ब्रांच है। अब देखिए कि मैं कहता हूं कि जो ऑक्लूजन है बेसिकली वो यहाँ पे मौजूद है, मुझे इसके अंदर तक जाना है, तो जो गाइड वायर होगी वो मैं ऐसे अंदर डालूंगा और इसको यहाँ तक पहुंचाऊंगा। गाइड वायर के एंड पे ऐसे एक स्टेंट मौजूद होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक स्टेंट मौजूद होता है। आप लोग इमेजिन कीजिए कि ये एक स्टेंट है, ठीक है, नॉर्मली इस शेप का नहीं होता, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये अपनी अनएक्सपेंडेड फॉर्म में है। अनएक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है कि अपनी कंट्रैक्टेड फॉर्म में, अपनी छोटी फॉर्म के अंदर है, अभी इसको हमने एक्सपेंड नहीं किया। इसको अनएक्सपेंडेड फॉर्म में कैरी करने का क्या पर्पज है? पर्पज ये है कि गाइड वायर के एंड पे यहाँ पे छोटा सा एक बलून लगा होता है, ठीक है। जब गाइड वायर मेरी जो होगी वो यहाँ से नीचे तक यहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे इसको मैं शो करता हूँ ऐसे करके, यहाँ ऐसे पहुंच जाएगी, तो मैं क्या करूंगा कि पीछे से अपने बैलून को सुझाऊंगा, मैं अपने बैलून को इन्फ्लेट करूंगा। जब मेरा बैलून इन्फ्लेट हो जाएगा तो वो क्लॉट को, जो यहाँ पे थ्रोम्बस मौजूद था, उसको डिसलॉज कर देगा, और उसके बैलून के इन्फ्लेट करने से मेरा स्टेंट ऐसे ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। खुल के मैं यहाँ पे उसको प्लेस कर दूंगा, और जो अपनी गाइड वायर होगी बच्चे, उसको वापस पुल बैक कर लूंगा। तो बेसिकली होगा क्या कि वेसल के सेगमेंट में स्टेंट जो होगा वो प्लेस्ड रहेगा। तो हम ऐसे स्टेंट्स को कहते हैं एक्सपेंडेबल स्टेंट्स, ठीक है। ये पूरे का पूरा प्रोसीजर है। आई होप कि मैंने आप लोगों को क्लियर करने में थोड़ी सी हेल्प इसके अंदर कर दी है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम लोग, एक सेकंड वेट कीजिएगा जी, लेट्स कंटिन्यू। बच्चे मैं आपको ये बता रहा था कि स्टेंट थेरेपी के अलावा, स्टेंट की इंटरवेंशन के अलावा हम लोग एक और प्रोसीजर भी कैरी आउट कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली ग्राफ्ट की प्लेसमेंट, ठीक है। हम लोग ग्राफ्ट भी डिफरेंट रख सकते हैं, और इसका बेसिकली ये हम लोग ग्राफ्ट जो होते हैं बच्चे ऐसे केसेस के अंदर रखते हैं जिनके अंदर हमें कोई बहुत बड़ा ऑक्लूजन मिले और कोई बहुत बड़ी आर्टरी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो, जैसे आप लोग कहें कि एओटो आइलिक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब सारे के अंदर तो मैं स्टेंट नहीं प्लेस कर सकता ना, इतनी बड़ी इसकी डिवीजन है। उस जगह पे मुझे ग्राफ्ट रखना पड़ेगा। ग्राफ्ट बच्चे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज डैक्रॉन का ग्राफ्ट हम लोग यूज करते हैं। प्लीज आप लोगों को इसका नाम आना चाहिए एग्जामिनर को। आप लोगों को जब वाइवा आता है, आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है, आप लोग ग्राफ्ट का नाम लेते हैं तो उसको पता चलता है कि इसने बेले पड़ी है, वरना डोगर का समझ के तो फिर नंबर भी आपको 70 में से एग्जैक्ट 35 नंबर मिलेंगे, या 100 में से 50 नंबर मिलेंगे, एक नंबर ऊपर नहीं मिलेगा। ये मैं क्लियर कर दूं, इसलिए जो मैं आपको चीजें बताता हूँ उनको कोट किया करें। दूसरा बच्चे जो हम लोग ग्राफ यूज कर सकते हैं दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन का ग्राफ्ट, ठीक है, पीटीएफई, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन का ग्राफ्ट जो होता है बच्चे, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई ग्राफ्टिंग वेसल अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट ईयर की थॉरेक्स के अंदर भी आप लोग पढ़ के आए थे कि जैसे हम लोग कार्डियोपल्मोनरी बाईपास करते हैं या ग्राफ्ट करते हैं, तो हम लोग उसके अंदर लॉन्ग सफनेस वेन यूज करते हैं या रेडियल आर्टरी यूज करते हैं। अगर कोई वेसल अवेलेबल नहीं है तो फिर आप लोग पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन का जो ग्राफ्ट होता है उसको यूज करते हैं। एक सेकेंड, ये देखें बच्चे, बेले की डायग्राम है आपके पास ये वाली, इसके अंदर मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ फिगर नंबर 56.18। इसमें इसने लिखा है एथीरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग ऑफ द एओर्टिक बाइफर्केशन।
ये देखो बच्चे ऊपर कि ये जो आपकी एओर्टिक बाइफर्केशन है ये बिल्कुल नैरो हुई हुई है, यहाँ से एडिक्वेटली ब्लड कॉमन आइलिक आर्टरीज में नहीं जा पा रहा। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, बी नंबर फिगर में मैंने क्या किया, ये देखो ये ए नंबर फिगर थी, ठीक है। अब बी वाली फिगर के अंदर मैं क्या करूंगा, जरा देखो, सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी ऑक्लूजन हुई है, ठीक है। और फेमोरोपोप्लिटियल ग्राफ्ट यूज्ड टू बाईपास द ऑक्लूडेड एरिया इनटू द गुड रन ऑफ बिलो। ये देखो बच्चे, हम लोग ग्राफ्ट को ऐसे यूज करते हैं कि जिधर पूरा आपका ऑक्लूजन हुआ है तो पूरी की पूरी वेसल को आप लोग ऑक्लूजन से फ्री नहीं कर सकते परक्यूटेनियसली। और ये इतनी मेजर वेसल है, इस वेसल के लिए आपको आप ऐसे प्रोसीजर को यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर आप लोग प्रॉपरली ग्राफ्ट प्लेस कर दें तो वो ही आपका सबसे अच्छा इलाज है इसका, वरना पेशेंट को नुकसान उठाना पड़ सकता है इसका, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ्ट को ऐसे यूज करते हैं कि इसका एक एंड कनेक्ट कर देते हैं वहां पे जहां पे ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल होता है, दूसरा एंड हम इसका प्लेस कर देते हैं उस जगह पे जहां पे ब्लड हमें पहुंचाना होता है, ठीक है। ये ऐसे हम लोग ग्राफ्ट को अप्लाई करते हैं। आई होप काफी सारे बच्चों को ग्राफ्ट की चीज समझ नहीं आई होती, आज आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को एक लो कोगुलेबल स्टेट जो होती है, लो कोगुलेबिलिटी की स्टेट जो होती है वो मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो हम लोग पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले यूजुअली 5000 जो यूनिट्स होते हैं हेपरिन के वो देते हैं, क्योंकि जब आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो ब्लड जगह जगह पे कोगुलेट कर सकता है, जम सकता है, ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग इन प्रोसीजर्स में अगर फॉर एग्जांपल यूज करते हैं, ये वेन्स को यूज करते हैं, ठीक है, बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए, तो जो उसका पोस्ट ऑपरेटिव सक्सेस रेट है दैट इज यूजुअली 90%, और ये बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा ये वाला टॉपिक है बच्चे ये कंप्लीट होता है लिम्ब इस्कीमिया वाला और इसका ट्रीटमेंट वाला। अब मैं एक और चीज आप लोगों को यहाँ पे बताता जाऊं, जो आपकी गैंग्रीन की टाइप्स हैं वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि वो हम लोग मैं आप लोगों को जो दूसरा लेक्चर दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा डिसऑर्डर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन, ठीक है। एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन, अगर सडनली आर्टरी ऑक्लूड हो जाए जो कि खास तौर पे एम्बोलाई की वजह से हो जाती है, ठीक है, जिसके अंदर एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया जो होता है वो डेवलप कर सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो लिम्ब होता है इसके आपको पीस लाजमी आने चाहिए, इसके 5 या 6 पीस होते हैं। इन पीस से क्या क्या बनता है, आर्म और लेग में ये 5 पीस आपको इंपॉर्टेंट है। बात मैं दोबारा समराइज कर दूं कि अगर आपकी आर्टरी अचानक से जो है वो ऑक्लूड हुई है तो इस कंडीशन को एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन कहते हैं। जो मैंने आपको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और वो वाला बताया था उसके अंदर वो ग्रेजुअल चेंजेस थी, ठीक है। तो 5 पीस जो इनके साइन एंड सिम्टम्स के होते हैं ये आपको आने चाहिए, पेन, पैलर, ठीक है, इसके अलावा पैरालिसिस और पल्सलेसनेस, ठीक है, और पैरास्थीजिया। ये आपके इसके 5 पीस हैं, ये आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, ठीक है। एक 6 पी भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर लें, मेरे ख्याल से अगर मुझे याद आ रहा है तो वो यही था, इसका था पेरिशिंगली कोल्ड, यानी कि तबाहकुन किस्म का ठंडा जो होता है वो ऑर्गन आपका हुआ होता है जिसकी ऑक्लूजन होती है। तो आपको जब भी ये पीस वाला सिनेरियो आए आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए कि ये एक्यूट आर्टीरियल इस्कीमिया की बात हो रही है, एक्यूट आर्टीरियल इस्कीमिया की, प्लीज इसको याद रखिएगा। या एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया या एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन की, इस्कीमिया लिम्ब का है, आर्टीरियल ऑक्लूजन की वजह से। अच्छा जी, अब आर्म और लेग का तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको एक और बात ये पता होनी चाहिए कि ब्रेन के अंदर भी ये ऑक्लूजन हो सकती है, और ब्रेन में मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की, ठीक है। रेटिना के अंदर बच्चे अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो जो कंडीशन होती है उसको हम लोग कहते हैं एमोरोसिस फ्यूगैक्स, जिसके अंदर ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस जो होती है वो डेवलप कर सकती है। जब आप रिलीव करेंगे उसको उस ऑक्लूजन को तो फिर आपका जो विजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक और बात यहाँ पे हाईलाइट करता चलूं, मीजेंट्री के अंदर, मीजेंटेरिक वेसल्स के अंदर एक्यूट आर्टीरियल जो ऑक्लूजन होती है वो बहुत कॉमन होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे सर्जन और हम डॉक्टर्स उसको पिक ही नहीं कर पाते। अक्सर औकात हम लोग जब पेशेंट का लेप्रोटमी करते हैं, पेट खोलते हैं,
तो हमें पता चलता है कि भाई इसको तो कुछ साइन एंड सिम्टम है ही नहीं, इसको तो कोई इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन थी ही नहीं। जबकि हमने देखा तो हमें पता चला कि इसको तो मीजेंटेरिक इस्कीमिया हुआ है। तो कहने का यह मतलब है कि मीजेंटेरिक इस्कीमिया एक कॉमनली इग्नोर्ड सिनेरियो है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बच्चे साइन एंड सिम्टम्स हम लोग कर चुके हैं इसके। तो ट्रीटमेंट की बच्चे अगर बात की जाए तो वही वाली बात कि इसका एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप लोग जो इसको आईवी हेपारिन जो होती है वो दे सकते हैं फिल 4 क्लॉट को डिसलॉज करने के लिए 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स में हम देते हैं। अब मैं ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो बच्चे हेपारिन सिर्फ लिख के आएंगे और हेपारिन का 5000 इंटरनेशनल यूनिट बता के आएंगे तो उनको मार्क्स मिलेगा, ऐसे नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन मसला यह है कि अगर आप लोग थोड़ा सा चीज को ऐड ऑन करें कि हेपारिन एक्ट कैसे करती है, थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे तो उस बच्चे को पूरे का पूरा नंबर मिलेगा। तो हेपारिन जो होती है बच्चे आपको पता है कि यूजुअली थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करवाती है, ठीक है, बाय एक्टिवेटिंग एंटी थ्रोम्बिन 3। ये आपने याद रखना है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हेपारिन एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करवाती है जो कि बाइंड करता है थ्रोम्बिन को, और थ्रोम्बिन अपना काम नहीं कर सकता। ये हेपारिन देने का रैशनेल है इसके अंदर। जब थ्रोम्बिन अपना काम नहीं करेगा तो जो क्लॉट होगा वो नहीं बनेगा, वो डिसलॉज हो जाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल है, दैट इज एम्बोलेक्टमी। हम लोग एम्बोलस को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एम्बोलेक्टमी करवा देते हैं उस जगह की, ठीक है। यूजुअली बच्चे इसके अंदर होता यह है कि जो भी वेसल होती है उसके ऊपर हमें प्रॉपरली ऑपरेट करना पड़ता है। और अक्सर बच्चे जो ये वाले केसेस होते हैं ये हम इमरजेंसी में नहीं करते, इलेक्टिव ओटी के अंदर करते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब मैं ये भी बता दूं कि जो वेसल होती है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि ये पूरी की पूरी वेसल मौजूद है, तो इसके ऊपर हम लोग एक वी शेप्ड कट लगाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ये इंसिजन है इसका, वी शेप्ड इंसिजन होता है। ये इंसिजन लगाने के बाद फॉर एग्जांपल अगर ये क्लॉट यहाँ पे मौजूद है, मैंने खुद ये वाले प्रोसीजर होते देखे हैं। वास्कुलर सर्जरी वैसे ही पाकिस्तान के अंदर नापैद है, कोई अच्छे डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, और जो एक दो हैं बस उन्हीं पे गुजारा चल रहा है। और मेरे हाँ तो खैर एक हैं, वो बहुत जबरदस्त किस्म के हैं। तो ये देखें कि बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एम्बोलेक्टमी करते हैं उसके अंदर मैंने खुद देखा है, बड़ा खूबसूरत सा, इतना अच्छा लगता है। क्लियरली एक वेसल निकाल के, वेसल को एक्सपोज करके, उसके मसल्स को साइड पे करके, उसके ऊपर वी शेप कट लगा के उसके अंदर एक कैथीटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब कैथीटर अंदर जाता है बच्चे, तो कैथीटर के एंड पे आप लोग देखें कि एक इसको हम कहते हैं फोगार्टी बलून कैथीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, फोगार्टी बलून कैथीटर। इसके अंदर बच्चे एक ऐसा केज सा जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है। जब ये इसके अंदर चला जाता है तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। ये बलून जब एक्सपेंड होता है बच्चे, तो एक्सपेंड होने की वजह से ये अपने अंदर इस क्लॉट को समो लेता है, अपने अंदर संभाल के रख लेता है। फिर आप विड्रॉ करते हैं कैथीटर को, यहाँ से कैथीटर को बाहर निकालते हैं, तो आपको बलून के अंदर कुछ ऐसा क्लॉटेड सा मैस मिलता है, अजीब सा डार्क रेड कलर का, ब्राउन कलर का, और उसकी अपीयरेंस भी बड़ी अजीब सी होती है। तो वो बेसिकली आप लोग क्लॉट जो होता है वो निकाल चुके होते हैं, ठीक है। ये बच्चे हम लोगों ने जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो डिस्कस कर लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आर्टीरियल डिसऑर्डर्स के साथ बहुत जुड़ा हुआ है और वाइवा का टिपिकल क्वेश्चन है, दैट इज एम्प्यूटेशन, ठीक है। एम्प्यूटेशन के मतलब बच्चे ये बता दूं कि एम्प्यूटेशन समझने वाला कम और याद करने वाला ज्यादा टॉपिक है, लेकिन कुछ इसकी ऐसी बातें हैं जो कि बेले से हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं बता दूं। सबसे पहली बात यह कि एम्प्यूटेशन हम कहते हैं कि अगर कोई भी लिम्ब जो है उसका पार्ट वो डेड हो चुका है या डेड ली है, या वो उसके अंदर कोई ऐसा लॉस आ चुका है जो कि डेडली लॉस लिम्ब हो गया है, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको किसी किस्म का फायदा नहीं देगा बल्कि आपकी बॉडी में सेप्सिस की वजह बन सकता है, ठीक है। तो जो आपके पास इंडिकेशंस होती हैं एम्प्यूटेशन की, ये आपको लाजमी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिकेशंस देखें, शायद आप लोगों की डोगर के अंदर भी लिखी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे भी बता दूं, इसके अलावा कोई इंडिकेशन नहीं लिख के आनी। जब प्रॉफ का वाइवा होता है, आपको एम्प्यूटेटेड पेशेंट्स मिलते हैं वार्ड के अंदर, आपका वाइवा इसी बात पे शुरू होता है कि एम्प्यूटेशन की इंडिकेशंस बताओ। बच्चे अपनी तरफ से अजीब और गरीब किस्म की इंडिकेशंस बताते हैं। खुदा का वास्ता है अपना वाइवा बर्बाद मत करना गलत इंडिकेशंस बता के, जो ये लिखी हैं यही बतानी है। 3 तरह की इंडिकेशंस हैं, डेड लिम्ब, डेडली लिम्ब और डेड लॉस्ट लिम्ब। डेड लिम्ब का मतलब है गैंग्रीनस लिम्ब,
डेडली लिम्ब का मतलब है वेट गैंग्रीन वाला लिम्ब। अब गैंग्रीन की डिफरेंट टाइप्स होती है ना, मैं वो अभी नहीं बता रहा। तो डेडली लिम्ब के अंदर दूसरी एग्जांपल आ सकती है सेलुलाइटिस वाला लिम्ब, ठीक है। नंबर 3 पे आर्टीरियोवीनस फिस्टुला वाला लिम्ब, जिसके अंदर ट्रॉमेटिक आर्टीरियोवीनस फिस्टुला बन चुका हो और वो रिपेयर के काबिल ना हो, और मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। इसके अलावा डेड लॉस लिम्ब के अंदर आ सकता है सिवियर रेस्ट पेन विद अनरिकंस्ट्रक्टेबल क्रिटिकल लेग इस्कीमिया, ऐसा दर्द जो कि आपको इंटरवेंशन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा। इसके अलावा पैरालिसिस के अंदर, ठीक है, और कॉन्ट्रक्चर या ट्रॉमा के अंदर जो लिम्ब होता है उसको रिमूव करना पड़ सकता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस थी लिम्ब्स की, ये मैंने आप लोग को क्लियर कर दी। अब आप लोग देखें कि फर्दर इसके अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि बेले से हाईलाइट करना जरूरी है। सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे नी की एम्पुटेशन का, तो नी की बेसिकली दो तरह की एम्पुटेशन जो होती है वो कॉमन है, ठीक है। एक होती है अबव नी एम्पुटेशन, मतलब लोअर लिम्ब की एम्पुटेशन में, एक है अबव नी एम्पुटेशन, और दूसरी होती है बिलो नी एम्पुटेशन, ठीक है। अब आपने याद ये रखना है, ये देखिए मैं आपको लोअर लिम्ब ड्रॉ करके बताता हूँ, ये थाई है, यहाँ पे ये नी है, और ये आपका नीचे लेग है। तो बिलो नी जो एम्पुटेशन होती है वो यहाँ पे एम्पुटेट करते हैं, और उसके अंदर नी जो होती है बच्चे, यहाँ नहीं, ये तो मैंने आपको मतलब आर्बिट्रेरली समझाया है ना कि नी जॉइंट की प्रिजर्वेशन हो जाती है बिलो लिम्ब में। ये आपने याद रखना है, आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जो बिलो नी एम्पुटेशन होती है उसके अंदर बेस्ट चांस होता है कि पेशेंट वॉक कर सकेगा। कैसे वॉक कर सकेगा? क्योंकि उसको हम लोग आर्टिफिशियल एक लिम्ब देंगे जिसके जरिए उसकी निक्स को हम लोग नी को हम लोग फिक्स कर देंगे एक ऑपरेटस के अंदर, तो वो इसके अंदर मूव कर सकता है। लेकिन जो अबव नी एम्पुटेशन होती है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है और पेशेंट इंफेक्शन का शिकार कम होता है, ठीक है। लेकिन मसला इसके अंदर यह है कि पेशेंट की जो वॉकिंग एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। पेशेंट इसके अंदर वॉक नहीं कर सकता। मैं लेक्चर का न्यू लिंक भेज रहा हूं, जल्दी से वापस आना।